Hello, good evening, everybody. So, we are doing the dumb series that is decoding UPSC mindset. This dumb series is all about कि जो आप prelims में अपनी knowledge को acquire किया है आपने, how to apply that knowledge so that you can get those 20 plus marks जो आप बिना analysis किए बिना lose कर दोगे. And to be very honest, अगर आप prelims clear करना चाहते हैं तो you have to do that exercise of PYQ analysis. इससे पाथ थोड़ा इजी हो जाता है. If you are going in the prelims exam only on the basis of knowledge, then the things become little more difficult. So that's why we are doing this series of the decoding mindset and not doing the tricks part. वो tricks वाली बातें बड़ी superficial हैं. Mindset means when you develop a kind of a hack that how examiner thinks, how examiner sets options, and what are the logics behind that. And all those things, when you try to internalize those things, then the confidence can be built only on the basis of that. अगर किसी ने बोला और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, it means that is only superficial, और वो पेपर में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस ना नहीं आ पाएगा और आप उसकी नब्ज नहीं पकड़ पाएंगे जो कोर फिलॉसफी है एग्जामिनर की पेपर को सेट करने में. And I told you all those, philosophies, ideas, or mindset that are going to develop through this series will not be applicable in the mock test of any coaching institute. It will only be applicable in the case of UPSC exam. मतलब जो हम एग्जाम दे रहे होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें ये अप्लाई होगी क्योंकि हम उस PYQs को ही देख रहे हैं कि उनका पूछने का तरीका क्या है. इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस द पेपर 2024, उसका पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है, एंड पार्ट 3 में हम पेपर 2024 खत्म कर देंगे. एंड वी विल ट्राई टू कवर द सिंगल पेपर ऑफ पर्टिकुलर ईयर इन 3 सेशंस ताकि आपको वो चीज समझ में आए. एंड व्हेन आई विल बी टेकिंग दोस सेशंस टू ट्राई टू मेंशन योर जो भी डाउट्स हैं या जो भी कंसर्न्स आ रहे हैं कमेंट में, ताकि हमारा जो ये एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है, एल्गोरिदम बन रहा है, ये सिर्फ वन साइडेड ना हो, मेरा अंडरस्टैंडिंग ना हो, ये आपका भी हो. एंड इफ यू ट्राई टू चैलेंज दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड जो मैंने यहां से निकाली है, दैट विल लीड टू अ कंस्ट्रक्टिव डिबेट और उससे और चीजें डेवलप होंगी. तो इट शुड बी अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज जिसमें हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर जो हमारा है. क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर लिया था लास्ट क्लास में. नाउ द क्वेश्चन नंबर 18. अब ये क्वेश्चन देखें, हमने उस दिन भी आपको एक चीज बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं. डॉट बॉल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर प्लेयर हर बॉल पे सिक्सर या चौका मारने की कोशिश नहीं करेगा. उसे पता होना चाहिए कि कौन सी बॉल छोड़ने वाली है ताकि उस पर विकेट ना जाए. एंड दैट डॉट बॉल्स या डॉट क्वेश्चंस हैव टू बी अंडरस्टूड बाय यू आल्सो. और ये आपको पेपर में जाके नहीं पता लगेगा कि भाई कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं. वहां तो जाके डाउट आता है कि मुझे ही नहीं आते होंगे, बाकी सभी को आते होंगे, और ये डाउट से अगर पेपर करेंगे देन यू विल नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस. तो ये पता हो पहले कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, तो वहां जाके ना पता करें, पेपर देखें PYQ कि कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, सो दैट आप वो क्वेश्चन छोड़ के ना आए जो करने वाले हैं और वो ना करें जो छोड़ने वाले थे. इस मिसमैच से भी नंबर्स का फर्क पड़ता है, नेगेटिव्स आ जाती हैं और जो आने नंबर थे वो नहीं आते हैं. सो फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन इज अबाउट दिस ओनली. 18th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मतलब जो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, कैराबिड बीटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स एंड वॉस्प्स. पैरासिटॉइड स्पीशीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. केवल ये ऑर्गेनिज्म जो मेंशन्ड हैं, इन ऑर्गेनिज्म में पैरासिटॉइड स्पीशीज कहां इनमें से मिलती हैं. अब पहली बात तो ये समझ नहीं आता कि क्या है पैरासिटॉइड स्पीशीज. अब भाई हमें पहली बात समझ लें, पेपर में हिम्मत तब तक नहीं हारनी है जब तक हमारे सारे विकल्प खत्म ना हो जाएं जो हमारे पास हैं. सारे ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो टूल किट हमारी है, सभी जब पूरी खत्म हो जाएगी तभी क्वेश्चन को छोड़ना है. पहले देख के नहीं छोड़ना है. तो जारी टूल किट अप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में छोड़ेंगे अगर हमें लगता है कि भाई वो टूल किट से भी नहीं हो रहा है. जस्ट देख के नहीं छोड़ना है. क्वेश्चन देख के अगर नहीं भी आता है तब भी हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज पैरासिटॉइड स्पीशीज. अब भाई आपको पता है क्या होती है ये. अगर डाउट भी आ रहा है थोड़ा सा ना इटिमोलॉजी अप्लाई करें, कहां से डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स कहां से आते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करें, थोड़ा सा वर्ड एसोसिएशन करें. फॉर एग्जाम्पल पैरासिटॉइड का मतलब क्या है भाई, वो स्पीशी जो क्या होगी, कुछ पैरासाइट से लिंक होगी, मतलब वो स्पीशी क्या होगी, पैरासाइट होगी. और पर पैरासाइट के आगे वर्ड क्या, पैरासिटॉइड.
जैसे व्हाट स्टीरॉयड होता है, तो स्टीरॉयड मींस ऐसी जो हमारी मेडिसिन जो किसी डिसीज को किल करने के लिए हो। तो पैरा जो स्टीरॉयड होता है मतलब उसमें को खत्म करना होता है। तो ये भी कोई स्पीशी होगी जो पैरासाइट होगी और किसी को खत्म करती होगी। खत्म किसको करती होगी? जिसपे रहती होगी, होस्ट को। तो वो पैरासाइट स्पीशीज जो अपने होस्ट पे रहती नहीं है, उससे फायदा उठाती नहीं है, बल्कि उसे खत्म ही कर देती है। तो यहां से तो हमने ये ड्राइव कर लिया पैरासिटॉइड। फिर भी कौन सा हम बता पाएंगे इन पांचों में से कौन सी पैरासिटॉइड है? नहीं। पर हमें इतना पक्का पता है भाई, अगर हम यूपीएससी के PYQs देखें तो वहां से एक चीज निकल के आती है, अगर ये 5 ऐसे ऑप्शंस हों, 3 हो ना तो तीनों सही हो सकते हैं। अगर 5 हो तो यूपीएससी पांचों का भी सही नहीं करती है। तो ये तो पक्का आ जाता है इसमें से कि 5 तो नहीं होंगे। अगर 3 होते ना फिर भी हम बोलते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा आगे जिसमें 3 होते हैं और पूछते हैं तीनों में से कौन से सही है, तो उनमें से तीनों सही हो सकते हैं। पर जब बात आती है 5 की, तो वहां तो यूपीएससी एक आधे में तो गेम पक्का खेलता है। तो ऑल 5 तो नहीं होगा। अब मुझे ये बताएं टर्माइट्स क्या होते हैं, जो किस पे रहते हैं टर्माइट्स? तो टर्माइट्स का मेन फीचर है जो डेड एंड डिकेड मैटर पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो टर्माइट्स तो एज सच पैरासाइट नहीं होते हैं, ये तो डेड और डिके वाले पे ही सर्वाइव करते हैं। पैरासाइट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे तो ऐसा नहीं है। टर्माइट्स का तो वही हो गया, पर बाकी हमें नहीं पता है, तो सर आप नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन। तो स्किप कस्ट करने वाला क्वेश्चन था। हमने दिमाग लगाया, अपने सारे टूल किट को यूज करने की कोशिश की, कहां से बता दें हम फ्लाइज का कोई एक आधा स्पीशी हुआ तो भाई, वॉस्प का एक आधा स्पीशी हुआ तो भाई, सेंटीपीड्स का हुआ या कार्बिड बीटल्स का हुआ तो भाई। यहां तो आपको फंडामेंटल्स पता हो भाई कि टर्माइट्स तो डेड और डिके पे है, फिर टर्माइट्स तो हम नहीं करेंगे, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात ही नहीं होती इनमें तो। पर सेंटीपीड्स अगर हम नॉलेज के बेस पे देखें, जाके सर्च करेंगे, तो सेंटीपीड्स अगर आपको पता हो, आपने कोई फूड चेन पढ़ी हो, तो उस फूड चेन में दे आर लाइक प्राइमरी प्रेडेटर्स। तो ये प्रेडेटर्स हैं, पैरासाइट्स तो नहीं है। पर ये कहना कि भाई इसमें कोई भी स्पीशी ऐसी नहीं होगी, दीज आर प्राइमरी प्रेडेटर्स, इसमें कोई भी स्पीशी ऐसी नहीं होगी, तो मुश्किल हो जाएगा। तो उस सेंस में अगर देखा जाए, तो ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें तो भाई ये एलिमिनेट कर पाएंगे, नॉलेज पता होती तो ये पता लग जाता, फिर भी हम इनको कैसे बताते। तो भाई इसका आंसर है तो ओनली 3, बट इट कांट बी सॉल्व, कोई चांस नहीं है। आपको क्या पता भाई फ्लाइज में कोई है कि नहीं, बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसको करने का कोई तरीका नहीं है, इट शुड बी स्किप्ड। और तभी बोल रहा हूं कौन से क्वेश्चन डॉट छोड़ने हैं, इट शुड बी अंडरस्टैंड टू यू, कि अगर मेरे से नहीं हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है, तो पेपर में जब छोड़ रहे होंगे इसको क्रॉस करके बड़ा बड़ा कि इसको दोबारा देखना भी नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंस से क्रॉस करोगे कि भाई मेरा नहीं, किसी का भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो ये कट ऑफ डिसाइड करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। तो जब छोड़ रहे हैं कॉन्फिडेंस से, एक छोड़ रहे हैं डर से कि मुझे नहीं आता, फर्क है ना उसमें। एंड इन एग्जाम हॉल मेन इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। आपको माइंड में रखना है कि मेरे को अपने 45 क्वेश्चंस, या हमें टारगेट क्या है 55 क्वेश्चंस का, कि 110 105 नंबर हमारे आने चाहिए, हमें 200 नहीं लेने हैं। तो उस माइंडसेट से क्वेश्चन छोड़ें। अब आता है नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। अब इसको देखें। अब आप देख रहे हैं कि आपको उस दिन भी बताया था मैंने कि जो क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट के बड़े ही मुश्किल हैं। कई क्वेश्चन तो आसान भी हैं पर मुश्किल जो है वो आते ही नहीं है। क्वेश्चन क्या, कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम एंड सोयाबीन, हाउ मैनी अबव बिलोंग टू द पी फैमिली। बताएं भाई, तो ये कहां से बता पाएंगे? सोयाबीन पी फैमिली का पार्ट है, हॉर्स ग्राम पी फैमिली का पार्ट है, ग्राउंडनट पी फैमिली का पार्ट है, तो इतना तो बता देंगे आप अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। वही है कि भाई आपको पहले बताया 3 हैं, चांसेस तीनों के होने के सही होते हैं, 5 में तो नहीं होता है, तो क्या बताएंगे इसमें? बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर ये पता है आपको तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। अब मैं नॉलेज के बेस पे बता सकता हूं, पर ये डॉट ही छोड़ना चाहिए, है ये तीनों ही, ऑल 3 आर द पार्ट ऑफ पी फैमिली, बट यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये कट ऑफ डिसाइड भी नहीं करेंगे कि ये भाई पी फैमिली का पार्ट है या नहीं पढ़ते हैं हम ये, तो डोंट गेट वरीड। अगर नहीं आ रहे ना 2 आपके क्वेश्चन डॉट जा रहे हैं, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड पेपर में, ये बताना चाह रहा हूं इससे मैं। तो इसमें कुछ लगने वाला नहीं है, ना कुछ करने वाला है इसमें। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है
इसमें दो स्टेटमेंट है। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आपको यहां से पता लगा ये क्वेश्चन पूछा इसलिए कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंड किया गया था उसमें वर्मिन की कैटेगरी को रिमूव कर दिया था। जो अभी 4 शेड्यूल है ना, 1 2 3 4, वहां वर्मिन कोई नहीं है। 1 में है मोस्ट वल्नरेबल, ये थोड़े कम वल्नरेबल, यहाँ पे प्लांट्स, यहाँ पे साइट्स वाले 4 शेड्यूल हैं, पर इसमें हमने वर्मिन को कर दिया खत्म। पर इसका मतलब ये नहीं कि वर्मिन डिक्लेयर नहीं हो सकते हैं। अब वर्मिन की एक्सक्लूसिव कैटेगरी नहीं है, आप वर्मिन को डिक्लेयर तो कर ही सकते हो, ये आपने पढ़ा होगा अमेंडमेंट में। और उस साल फ्लाइंग फॉक्स को वर्मिन कैटेगरी में रखा गया था। तो यहां पे क्या लिखा है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये कोई गलत नहीं है क्योंकि न्यूज में था फ्लाइंग फॉक्स वाला। अब मुझे बताएं कोई चीज वर्मिन क्यों आती है, पहले ये तो पता लगे। वर्मिन का मतलब क्या है, समथिंग विच इज डेंजरस टू ह्यूमंस, चाहे वो लाइफ हो चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टी। कहने का मतलब द स्पीशीज विच इज डेंजरस फॉर ह्यूमंस आर प्लेस्ड इन वर्मिन कैटेगरी। क्योंकि इसको वर्मिन रखा है ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये न्यूज में था। अगला क्वेश्चन है द स्टेट, अगली स्टेटमेंट है द स्टेट इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एलिमेंट्स, ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। भाई एनिमल्स की बात कर रहे हैं आप, पर आपको पता है कि वर्मिन तो वही होता है जो ह्यूमन पे इंपैक्ट डालता है। तो यहां कुछ ह्यूमन की बात करते तो हम मानते। तो एज सच अगर देखेंगे किस पे फीड करता है, जो चीज ह्यूमन के लिए डेंजरस है वो कौन सी है, तो वो है ऑर्किड्स पे, और उसी से बचाने के लिए इसको वर्मिन डिक्लेयर किया था। तो ये तो लॉजिकली गलत हो गई है। तो वर्मिन डिक्लेयर किया होगा तो ह्यूमन के लिए किया होगा, ना कि एनिमल्स के लिए। तो ये फीड करता है किस पे, ऑर्किड्स पे, जिससे ह्यूमन प्रॉपर्टी पे इंपैक्ट पड़ता है। सेकंड इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर इज सी। तो यहीं से आ गया ये। तो इस लॉजिक के बेसिस पे करें कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को पता होना चाहिए। ये आपको नहीं पता तो कुछ दिक्कत नहीं है, इट वाज इन न्यूज दैट ईयर, करंट अफेयर्स में था, तो ये आपको पता होना चाहिए था। उसके बाद आपने वर्मिन से निकाल दिया, स्टेटमेंट 2 को गलत कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा द क्वेश्चन नंबर, दिस क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 20, नाउ 21। अब 21 देखें। अब इसके लिए आपको पिछले पीवाईक्यूज देखने बड़े इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे लिखा है द ऑर्गेनिजम्स सिकाडा, फ्रॉगहॉपर एंड पॉन्ड स्केटर आर व्हाट। ये पहले ही पूछा हुआ है, एक बार आया था कि गोल्डन मशीर ऐसे करके स्पीशीज का नाम दिया था, पूछा था ये क्या है, तो वो फिश थी। वैसे ही इनको आदत होती है स्पीशीज का नाम लिखो और बताओ क्या है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिशेस, क्या है ये। अब ये पहले थीम आ रखी है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई एक वर्ड होता है ग्रास होपर, आपने ये तो सुना होगा क्या होता है ग्रास होपर, वर्ड एसोसिएशन करते हैं फ्रॉग होपर या ग्रास होपर, तो ये किससे लिंक कर पाएंगे आप, ये क्या होता है इंसेक्ट, तो इसके चांसेस क्या इंसेक्ट होने के ज्यादा है। पॉन्ड स्केटर मतलब कोई चीज पॉन्ड पे स्केट कर रही है, तो ऐसी कोई स्पीशी होगी जो पॉन्ड पे स्केट करती है। तो मुझे बताएं पॉन्ड स्केटर में अगर करना हो हमें, बर्ड्स कुछ हो सकते हैं जो पॉन्ड पे स्केट करते हो, हाँ भाई आराम से हो सकते हैं बर्ड्स। कुछ इंसेक्ट्स भी हैं जो पॉन्ड पे स्केट करते हो, फिश, रेप्टाइल्स। तो फिश तो नहीं होगी स्केट करने वाली, भाई फिश तो पानी में रहने वाली है। एज सच कोई स्पीशीज का नाम पॉन्ड स्केटर रख रहे हैं, मतलब वो उसका एक एक्सक्लूसिव फीचर है जो कि उसका वैसे फीचर है नहीं है। तो फिशेज वैसे पानी में रहती हैं, तो वो स्केटिंग के लिए उसका नाम भी क्यों रखेंगे। तो कोई ऐसी स्पीशी होगी जो पानी से एसोसिएटेड नहीं होगी, तब उसका नाम पॉन्ड स्केटर रखा होगा क्योंकि वो स्केटिंग कर रहा होगा उस पे। और रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स एज सच कहां रहते हैं ये आपको पता है। तो कहने का मतलब बर्ड्स और इंसेक्ट्स में ज्यादा चांसेस हैं पॉन्ड के, पॉन्ड स्केटर के बर्ड्स होने के या इंसेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिश होने के चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, 10%। इसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 10%। हमारी बर्ड्स और इंसेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसमें, क्योंकि नाम देखें पॉन्ड स्केटर मतलब कोई चीज पानी पे स्केट कर रही है जो कि वैसे वो करती नहीं है, मतलब पानी से वो एसोसिएटेड नहीं है, पर नाम इसलिए रखा है क्योंकि उसका वो यूनिक फीचर है, कॉमन फीचर नहीं है उसका। तो फिशेज और रेप्टाइल्स को क्यों रखेंगे इसमें हम। और दूसरा है ना फ्रॉग होपर, वैसे ही ग्रास होपर वर्ड एसोसिएशन से देखे तो वो इंसेक्ट आ रहा है, तो इसके चांसेस इंसेक्ट या बर्ड होने के क्या है, इंसेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर करना भी हो, रिस्क लेना भी हो, तो आंसर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। अब आप कह सकते हैं नहीं भाई फ्रॉग होपर है तो ग्रास होपर तो इंसेक्ट है, क्या पता फ्रॉग होपर को या बर्ड हो, पर भाई हम लॉजिक डेवलप कर रहे हैं, इसका मतलब तो हो तो कुछ भी सकता है। तो अगर इस माइंडसेट से काम करेंगे कि कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क।
हो तो कुछ भी सकता है, वो नहीं करना है। हमें सर्टेन लॉजिक्स बनाने हैं जो यूपीएससी के एग्जाम में काम करेंगे, वो चाहे किसी और एग्जाम में काम ना करें। तो हमें समझ में आया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वर्ड एसोसिएशन से हम थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे हैं, तो इसे आंसर क्या आ जाएगा, इंसेक्ट्स आंसर आ जाएगा। बर्ड्स और इंसेक्ट में डाउट आ सकता है, पर क्योंकि पिछले वाला इंसेक्ट से ज्यादा लिंक कर पा रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, दीज ऑल थ्री आर इंसेक्ट्स। तो दीज टाइप ऑफ हमें टूल किट यूज करनी है इसको करने में। अब अगला देखिए क्वेश्चन 22। अगर आपको और कुछ लगता है ऐसा तो मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, बट आप बस इस चीज पे डाउट ना करें कि भाई हो तो कुछ भी सकता है, तो फिर तो आपको भी लॉजिक लगा ही नहीं पाएंगे। जो लॉजिक लग रहे हैं अगर वो लॉजिकल हैं और पहले यूपीएससी के माइंडसेट से मैच कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। तभी ये यूपीएससी के माइंडसेट को डिकोड कर रहे हैं कि ऐसा क्यों सेट कर रहा है ये ऑप्शंस। तो अगला क्वेश्चन है, मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सेकंड इज मैनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। भाई मुझे एक चीज बताएं, वर्ड क्या, मैनी च्युइंगम्स, कोई एक स्पेसिफिक नाम है? मैनी मतलब कितनी, और दूसरी बात वर्ड क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कौन से वाला, किस सेंस की बात कर रहे हैं? तो दूसरी बात, अगर चिंगम में प्लास्टिक है तो ऑफ कोर्स प्लास्टिक इज द सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो चिंगम्स क्या हो जाएंगे, सोर्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। तो अगर हमने ये गलत कर दिया कि मैनी चिंगम्स कंटेन प्लास्टिक, गलत कि चिंगम में प्लास्टिक होता ही नहीं है, तो भी मान लो हम गलत कर देते हैं, लेट्स सपोज, या गलत मानना है, आप कह रहे हो कि बॉस मतलब किसी भी चिंगम में कोई भी प्लास्टिक नहीं होता है। अब भाई आपको ये पता ना, प्लास्टिक का एक क्वेश्चन आया था, प्लास्टिक आपको टूथपेस्ट में भी मिलता है, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के प्री में कि क्या टूथपेस्ट में प्लास्टिक मिलता है? माइक्रो प्लास्टिक्स, वर्ड क्या था, माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। ऑफ कोर्स प्लास्टिक तो नहीं होगा, माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन, जो आपकी क्या होती है, मेकअप किट होती है, मेकअप्स होते हैं, उसमें भी होता है। तो चिंगम्स में भी क्योंकि बेस होता है, लाइक अ पेस्ट में अगर हो सकता है प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक, तो च्युइंगम में क्यों नहीं हो सकता है? ना तुम्हें क्वेश्चन डाउट आएगा कि चिंगम्स में माइक्रो प्लास्टिक है तो हेल्थ के लिए खराब है, तो बिल्कुल खराब है। तो चिंगम्स में माइक्रो प्लास्टिक है, वो हेल्थ के लिए भी खराब है। और चिंगम में आंसर क्या, मैनी चिंगम्स, इनमें सभी चिंगम्स में है। तो हाँ भाई, जो प्लास्टिक जो उसका गम बेस है टूथपेस्ट में हो सकता है, तो इसमें होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब हो सकता है और होता भी है, क्योंकि ये नहीं बोला कि सभी में होता है या किसी में नहीं होता है, मैं नहीं बोला है। और ये लॉजिकली साउंड बनता है। ये खत्म करना कि भाई किसी भी चिंगम में प्लास्टिक नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। कौन सी चिंगम, इंडिया की, बाहर की, तो वो पॉसिबिलिटी एग्जामिनर को जब ये ऑप्शन बनाना है तो कब बैठ के सभी चिंगम्स को पढ़े कि दुनिया में कितनी चिंगम्स हैं, किसमें प्लास्टिक है, किसमें नहीं है। और जब तक वो श्योर नहीं हो जाता कि किसी में भी प्लास्टिक नहीं है, तभी ऑप्शन बनाएगा। ये करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखें, जब एग्जामिनर ऑप्शन बना रहा होगा, तो जब वो ऑप्शन बना रहा है एग्जामिनर, वो चाहता है कि या तो ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो, सही हो, या बिल्कुल ही गलत हो, बीच का ना हो, डाउटफुल ना हो। और अगर इसको चिंगम्स में प्लास्टिक नहीं होता है, इसको सही बनाना है कि चिंगम्स में प्लास्टिक नहीं होता है बिल्कुल भी, उसे पता है ये, तो उसे बहुत ज्यादा सर्च करनी पड़ेगी और तब भी वो प्रूव नहीं कर पाएगा। अब नेट पे सर्च करेंगे, कुछ चिंगम्स में होगा, कुछ में नहीं होगा, और डिपेंड करता है जो कंपनी बनाने वाली कैसी है, कैसे कंट्री की रेगुलेशंस हैं। तो अगर हमारे टूथपेस्ट में माइक्रो प्लास्टिक हो सकता है, तो चिंगम में कौन रोक रहा है भाई? दोनों से हेल्थ खराब होती है। तो चिंगम्स में माइक्रो प्लास्टिक होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि भाई आपको ले गया टूथपेस्ट से, आप लिंक कर पा रहे हैं, तो टूथपेस्ट से आपने पढ़ा, वहां से एक्सट्रापोलेट किया कि हाँ हो सकता है, हो भी सकता है, तो ये कहना कि नहीं होता बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए। तो उसने गेम सिंपल खेली, मैनी चिंगम्स हैव कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस, तो ये सही हो गया ना। मैनी चिंगम्स फाउंड इन, ऑफ कोर्स अगर प्लास्टिक है तो पोल्यूशन तो हो ही गया। अगर ये सही हो गया तो ये हो गया है, और वैसे ही ये अगर सही हो गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको बस ये देखना है कि मैं अगर दूसरी स्टेटमेंट सही प्रूव कर दूं तो पहली अपने आप हो जाएगी, और दूसरी स्टेटमेंट उसका रीजन भी बन जाएगा। और दूसरी प्रूव हमने कर दी है कि ये कहना कि चिंगम में माइक्रोप्लास्टिक नहीं होता बड़ा मुश्किल काम है, किसके लिए, एग्जामिनर के लिए, और वो काम नहीं करेगा। तो हमने एक चीज आपको समझा दी है, इसका आंसर क्या हो गया, ए। तो इसको एक चीज और भी समझ लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। क्या है वो, ये कि जब एग्जामिनर को ऑप्शन सेट करना है, तो आप जब भी माइंडसेट की बात कर रहे हैं ना, तो हम किसके माइंडसेट में जा रहे हैं? तो ये सीरीज है, दम सीरीज डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट, मतलब माइंडसेट ऑफ एन एग्जामिनर। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डू नॉट सॉल्व लाइक जस्ट कि आपको किसी ने क्वेश्चन दिया है, यू आर अ स्टूडेंट। उस माइंडसेट से जाएंगे तो आप क्वेश्चन को हमेशा सिर्फ नॉलेज के बेस पे सही करने की कोशिश करेंगे।
आपको यह भी सोचना है कि जो सेट करने वाला एग्जामिनर है उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। एंड देयर आर ओनली फ्यू वेज जिसमें एग्जामिनर ऑप्शंस को गलत कर सकता है, और बहुत लिमिटेड वेज है, बिकॉज वो चाहता है कि या तो ऑप्शन पूरा का पूरा सही हो 100% या 100% गलत हो, बीच का काम नहीं होना चाहिए। एंड फॉर दैट ही हैज टू डू एक्सटेंसिव रिसर्च कि भाई वो अगर लिख रहा है कोई चीज वो बिल्कुल ही सही होनी चाहिए, अगर वो सही मान रहा है उसको, अगर उसको गलत मान रहा है तो बिल्कुल गलत होनी चाहिए। और फॉर दैट थिंग ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। तो उसकी जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसके वो भी दिमाग में रखें कि उसने चिंगम देखी, उसने दुनिया की सारी चिंगम्स पढ़ी और वहां पे क्रॉस लगा हुआ था और फिर उसने ऑप्शन बनाया। क्या वो ये चीजें सर्च कर पाएगा? उसके पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आएगी इतनी? कौन सी कंट्री की कौन सी चिंगम कौन सी कंपनी कहां से मिलेगा? कोई डाटा मिल ही नहीं सकता उसको। ये डाटा उसकी लॉजिस्टिकल जो डाटा एक्वायर की पावर है वो भी बड़ी क्या है, कंस्ट्रेंट है। तो अगर वो ये काम कर ही नहीं सकता है तो मतलब क्या है, वो पंगा लेगा ही नहीं। तो अगर वो पंगा लेगा ही नहीं इसका मतलब क्या है कि जब वो ऑप्शन सेट कर रहा होगा तो अगर वो लिखता है कि चिंगम्स में प्लास्टिक नहीं होता तो वो तो ये ऑप्शन सेट कर ही नहीं पाएगा। तो वो अगर क्या कर रहा है कि चिंगम्स में कुछ चिंगम्स में प्लास्टिक होता है तो ये तो सही होगा ना, क्योंकि वो ऊपर वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो अपने आप ही क्या हो गया, सही हो गया। तो जब स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं आप पेपर में तो ट्राई टू डू वन थिंग कि जब आपने से पढ़ा तो इसको उल्टा करके पढ़ के देखें कि मैनी चिंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम। इसको उल्टा करके पढ़ें और उल्टा करके जब पढ़ेंगे तो उससे और क्लैरिटी आती है। जैसे ये स्टेटमेंट में आपने उल्टी करके स्टेटमेंट को पढ़ा, क्या आया, इसको उल्टा करके पढ़ा कि नो चिंगम्स कंटेन प्लास्टिक, ये उल्टी हो गई। ये स्टेटमेंट गलत है सही है? ये आपको पढ़ने से लग रही होगी कि किसी भी चिंगम में प्लास्टिक नहीं होता, इसके लिए एग्जामिनर को एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी और ये उसके लिए क्या पॉसिबल नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, गलत। तो ये अपने आप क्या हो गया, सही। तो स्टेटमेंट को उल्टा करके देखें। कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट का ये वाला जो टोन लिखा हुआ है वो हमें डाउट क्रिएट करता है। इसको उल्टा करके देखें, उल्टा किया तो उसको आपको क्लैरिटी है कि वो तो क्या है, उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसके अपने आप क्या हो जाएंगे, चांसेस सही होने के क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। आया समझ में? डू दैट एक्सरसाइज इन क्वेश्चंस, ये बड़ी हेल्पफुल होती है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 23। द क्वेश्चन नंबर 23 डील्स विद क्वेश्चन नंबर 23। अब ये क्वेश्चन भाई, ये एक चीज समझ लें, इन्वायरमेंट में ये क्वेश्चंस करने बड़े मुश्किल हैं। अब ये क्वेश्चन है कि ब्राजील में एनिमल फाउंड इट्स इन नेचुरल हैबिटेट, मेडागास्कर में बोनोबो, इंडोनेशिया में एल्क, ब्राजील में इंद्री। अब एक चीज समझ लें, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ ये स्पीशीज आप सुनते हैं बहुत बार, बोनोबो, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी होगी आपने, अगर आप पढ़ते हैं ना इन्वायरमेंट, बहुत बार आती है ये। अब ये क्योंकि पूछ रहे हैं कि नेचुरल हैबिटेट क्या है, तो बोनोबो का नेचुरल हैबिटेट जब कोई पढ़ता है, हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस कॉन्गो पे बहुत बार क्वेश्चन आया, पता नहीं क्या प्यार है यूपीएससी को कॉन्गो को लेके। पहले देखा कॉन्गो में क्या पीटलैंड है, कॉन्गो का ही क्या है, बोनोबो है। तो बोनोबो जब पढ़ते हैं तो वहां से एसोसिएटेड है वो, तो ये तो हो गया गलत। और मेडागास्कर में क्या होता है, इंद्री, तो ये भी क्या हो गया, गलत। और इल्क कहां होता है, यूरोप वाली साइड पे, ये भी क्या हो गया, गलत। पर अगर आपको मान लो मेडागास्कर का पता था कि भाई बोनोबो कहां पे होता है, बोनोबो इज इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो एक ही डिलीट कर पाते, तब भी ना हो पाता ये। तो अगर आपको स्पीशीज की वैसे इंफॉर्मेशन है, स्पीशीज वैसे रहती हैं न्यूज में, बोनोबो, इंद्री और एल्क, मेडागास्कर में इज वेरी फेमस फॉर दिस स्पीशी। आपको पता है कि मेडागास्कर वैसे ही बड़ा यूनिक क्या है, क्लाइमेटिक जोन है। तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करेंगे तो आंसर डी आएगा, पर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव दिस क्वेश्चन कैन बी स्किप्ड। इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई करेगा तो गलती करके आएगा, नन तो नहीं करेगा। तो बड़ा प्रॉब्लम है इसमें भी, ये भी स्किप करने वाला क्वेश्चन है। पर आपको बता दिया है कि ब्राजील में मिलती है, ब्राजील में नहीं मिलती है, इंद्री इज इन मेडागास्कर, बोनोबो इज इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और एल्क मिलती है यूरोप में। फॉर नॉलेज बेस, क्योंकि हमारा गोल है नॉलेज भी करना है एक्वायर, पर आंसर विल भी जो हमने देखा है नन, डी इज द आंसर। अब देखते हैं हम 24। अब ये क्वेश्चन ना, जितने क्वेश्चन लंबे होते हैं उसने उतने उसके सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन है, इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस, वन ऑफ द एजेंसीज। अब ऐसे मत करते हैं
कि यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी एजेंसीज हैं, एक तो हो सकती है, एक काम ना करें भाई, उसकी बहुत ही लिमिटेड एजेंसी हैं। यूनाइटेड नेशन की 6 मेन एजेंसीज हैं, उसमें ये तो बिल्कुल नहीं आती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूनेस्को, जो कहने का मतलब, ये कभी पढ़ी है आपने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन? और नाम से भी लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी का नाम लग रहा है ये। क्यों बनाएगा भाई यूनाइटेड नेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन? कभी सुनी है आपने? वो बड़ी ब्रॉड होती है, किसी इसकी कोई एजेंसी ऐसी है यूनाइटेड नेशन की बड़ी स्पेसिफिक हो, वो ब्रॉड होती है। यूनेस्को, ये क्या वर्ल्ड टॉयलेट, तो ये तो वैसे ही गलत है। वो मत लगाएं एलिमिनेशन ट्रिक कि वन ऑफ द है तो हो सकती है, भाई थोड़ा लॉजिक भी लगाएं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यूपीएससी माइंडसेट डेवलप करना है तो ये काम ना करें कि ब्लाइंड ट्रिक्स याद की 15 जाके अप्लाई कर दी, वो गोल नहीं है। गोल है माइंडसेट की भाई यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज होती है, बड़ी ब्रॉड होती है। ये कब होती है? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, और नाम से भी लग रहा है कि ये क्या है, बड़ा स्पेसिफिक इशू के लिए है, तो ये एनजीओ होगी, सिविल सोसाइटी होगी। आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे और समझ में आएगा। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। अगला है द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव एंड ऑफ ओपन डिफेकेशन। भाई कोई एनजीओ है, कोई सिविल सोसाइटी है, कौन सी ऐसी बॉडी फंड देती है? आप एक देखें, पहले भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे ही। एक बॉडी होती है, पहले बताते हैं वो किसका पार्ट है, वो क्या क्या करती है, क्या क्या कर सकती है। तो एक तो यूपीएससी खेलती होती है कि क्या कोई बॉडी का काम फंड देना है कि नहीं है। तो एनजीओ सिविल सोसाइटी फंड क्यों देगी? वो तो बिहेवियर चेंज करेगी, वो लोगों को इंस्पायर करेगी, उस पर डिस्कशंस करेगी। वो सिविल सोसाइटी है, फंड क्यों देगी भाई? द मेन फंक्स, उसका मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन फंड क्यों होगा? तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और यूपीएससी में जब भी कभी ऐसी बॉडी आती है, उसमें एक ऑप्शन बना होता है कि फंड वाला, वो तो हमेशा ही गलत होता है। एक आता है कि वो क्या क्या करती है, वो हमेशा सही होता है। ये सब कुछ करती है। तो कभी ऐसी बॉडी आए यूपीएससी के पेपर में, किसका पार्ट है पहले उसके ध्यान से देखें, फिर को क्या करती है, स्टेप्स लेती है, वो सही होता है। बट वो क्या फंक्शन कर सकती है, मेन वहां पे लिखा होता है फंड का, वो हमेशा गलत होता है। इसमें क्या हुआ? पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा सही आंसर इज 2 ओनली। और आपको पता है चार तीनों सही है भी नहीं है, और पहली तो आपको पता लग गया गलत है, बचा है 2 3 एंड 2 एंड 3। तो इन दोनों में से कौन सी सही होगी? 3 तो वैसे ही गलत है, क्योंकि आपको फंड का क्यों काम करेगी भाई? एनजीओ है, सिविल सोसाइटी, ये काम करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक, जो हमारी वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वो काम करते हैं फंड देने का। ये थोड़ा ना काम करते हैं एनजीओ। मेन फंक्शन का ये थोड़ा होता है। मेन तो होता है बिहेवियर चेंज करना, समिट करवानी, इंस्पायर करना, लीडर्स को बुलाना, स्टेप्स दिलवाने। वो एक जरिया बनती हैं, ना कि फंड्स देती हैं। और जब कैसे कभी ऐसी बॉडी है, वो क्या स्टेप लेती है, वो कभी गलत नहीं होते हैं। ये यूपीएससी के पीवाईक्यू आप देखेंगे, अगर कोई बॉडी कोई स्टेप लेती है, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, जो वर्ल्ड टॉयलेट समिट है, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज है, ये कभी गलत नहीं होते। इसमें नहीं यूपीएससी खेलती है। खेलती तो किस पे? इस पे। आप देख रहे हैं, इससे पता भी लग रहा है इसके मेन काम क्या है, समिट करना, डे डिक्लेयर करना या कॉलेज बनाना, ना कि फंड्स देना। तो दोनों स्टेटमेंट आपस में भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी सी हैं। तो दोनों इकट्ठी तो वैसे सही हो नहीं सकती हैं, और दोनों सही नहीं हो सकती हैं, ये भी गया। और 3 के चांसेस क्या गलत होने के ज्यादा है, तो आंसर का बचा 2। तो आंसर विल बी ए। अब ये याद रखना, ये पैटर्न, आई विल शो दैट पैटर्न इन द अपकमिंग जो आएंगे क्वेश्चंस, कि कैसे ये बॉडीज में यूपीएससी गेम खेलता है, और बॉडी का मेन काम क्या है। जैसे एक बॉडी है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, उसका काम, मेन काम है रिसर्च करना है। वहां भी क्या लिख देता है वो, कि इस बॉडी का मेन काम है फंड देना। फंड तो वो देता ही नहीं, वो रिसर्च करता है, कम कंट्रीज को बताता है कि भाई हमारी असेसमेंट रिपोर्ट है, हम बता रहे हैं क्लाइमेट चेंज ऐसे हो रहा है, इसको ऐसे टैकल करें, हम फंड नहीं देंगे। पैसा वो रिसर्च पे लगाता है, फंड नहीं देता किसी को। सेम यही आइडिया है। तो फंड के बेसिस पे ये बॉडीज गलत की जाती है यूपीएससी द्वारा, तो ये आपको नहीं भूलना है। ये पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई विल टेल यू जब नेक्स्ट पैटर्न आएगा कि गो टू द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन, वहां से आपको ये समझ में आएगा। आया समझ में? अब आते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। हम पहले 2 लेक्चर में थोड़ा स्लो जा रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी होती रहे, फिर सही कर देंगे, तेज कर देंगे स्पीड। Consider the following statement. Lions do not have a particular breeding season. Unlike most other big cats, cheetah do not roar. Unlike male lions, male leopards do not claim their territory by scent marking. अब एक चीज समझें, अगर आप यूपी से क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे क्या वर्ड क्या, अनलाइक मोस्ट दिस, अनलाइक दिस। जब भी ऐसी सिमिलर सी स्टेटमेंट आए ना, अनलाइक दिस, दूसरी भी अनलाइक दिस,
तो समझ जाएं इसमें एक आधे में तो गेम खेल ली है। जो भी सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, सिमिलर साउंडिंग, अनलाइक दिस अनलाइक दिस कंपेयर कर रहे हैं ना, बिग कैट्स को चीता से, लॉयंस को लेपर्ड से। तो इसमें एक, अब यूपीएससी के एग्जामिनर के पास ऑप्शन बहुत कम है गेम खेलने के, झूठ बोलने के। यही दोनों में से कहीं झूठ बोला है। आपको ये माइंड में खटकनी चाहिए बात कि इन दोनों में से एक तो पक्का झूठ बोला होगा। मैं देखता हूं आगे जाके कि झूठ बोला है कि नहीं है, पर हां चांसेस क्या है झूठ बोलने के ज्यादा है। पहला है लॉयंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। अब ये आपको अगर आता है, अब ये चीज समझे, एक लॉयन है, एक एलिफेंट है, इन पे बड़े ही स्पेसिफिक इनके फीचर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बिहेवियर पे क्वेश्चन पूछे कि एलिफेंट के झुंड में कौन लीड करता है, मेल या फीमेल, जो उनका जेस्टेशन पीरियड है वो कितने देर का होता है फीमेल एलिफेंट का। तो कहने का मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और बिहेवियर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर वो स्पीशीज क्या है, सारी नहीं है, वो लायन या एलिफेंट वाली ही है। अब ये, अब मान लो कोई मैगजीन पढ़ते हो ना, उसमें तो आता ही आता है कि अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर, वहां तो आता ही आता है, कंपैरिजन में लिखा होता है। जब क्योंकि चीता इंडिया में हम बाहर से लेके आए थे तो उनको कंपेयर आता है कि चीता वर्सेस लायन, तो उसमें तो ये वर्ड लिखा होता है। ये फैक्चुअल है, पर ये पढ़ते हैं आप मैगजीन में करंट अफेयर वाली, जब चीता को कंपेयर करते हैं बाकियों से। लॉयंस, हाँ ये फीचर है इनका, लॉयंस को कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। अनलाइक मेल लॉयंस, मेल लेपर्ड्स, इन दोनों में से एक में गेम तो खेला ही खेला है। अगर आपको ये पता होता पहले वाला स्टेटमेंट, आप फैक्ट्स पढ़ते अपने मैगजीन्स में, तो आपको लगता है कि यहां सही किया तो यहां तो खेला होगा, यहां गलत है। मतलब यहां पे लेपर्ड भी क्या करते हैं, मार्क करते हैं अपनी बाउंड्री बाय सेंट, तो ये गलत है। तो थर्ड तो आपको पता लगा, तीनों तो सही नहीं है। दूसरा आपको सही लगता अगर, तो वहां पहुंच जाते हैं आप किस पे, फर्स्ट और सेकंड पे। तो फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड इकट्ठा सही हो नहीं सकता है। तो आपने ये भी काउंट गलत कर दिया, ये भी क्रॉस कर दिया, 1 2 एंड 1 एंड 3। अगर आपको 2 पता था तो आंसर क्या आया था, 1 एंड 2। तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ये दोनों सिमिलर साउंडिंग है, तो एक के गलत होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, और ये सही है तो ये गलत हो जाएगी। और ये आपको पता होना चाहिए था। अगर ये नहीं भी पता था तो बचता क्या है, ऑप्शन 1 एंड 2 ही बचता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। इस लॉजिक से जाना पड़ेगा। कुछ फैक्ट्स काम आ रहे हैं, कुछ इन जनरल। पर अब हमारी यहां से लर्निंग क्या है कि लायन और एलिफेंट के मैं फीचर्स भी पढ़ूंगा। ऐसा नहीं उठा के हर किसी का पढ़ना स्टार्ट कर दे। कुछ ही है, लायन, चीता, एलिफेंट, गेंगेटिक डॉल्फिन, जो बड़े फेमस स्पीशीज हैं, उसमें आपको ये काम करना पड़ेगा। आया समझ में? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। नाउ लेट्स गो एंड सी द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन इज, which one of the following is the correct description of 100 million farmers? देखो ध्यान से करें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। कैसे करने मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। आपको लगता होगा डर कि भाई हमें क्या पता है, कुछ भी हो सकता है, पर देखिए यूपीएससी कैसे सेट करती है। पूछा है कि 100 मिलियन फार्मर्स को जो इनिशिएटिव है, इसका पर्पस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी। 100 मिलियन फार्मर्स, पहला है, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर accelerating the transition towards food and water systems that are net zero, nature positive, that aims to increase farm resilience। मतलब ये बात कर रहे हैं कोई क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की। ब्रॉड मतलब बहुत ही ब्रॉड है ये। इज दिस स्टेटमेंट वेरी ब्रॉड? वेरी ब्रॉड, सब कुछ आ रहा है इसमें। वर्ड क्या है, फार्मर रेजिलियंस। कैसे? बहुत तरीके हैं। नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव, बोथ फूड एंड वाटर सिस्टम। बहुत ही ब्रॉड और फिलोसॉफिकल है ये। अगला क्या है, इट इज एन इंटरनेशनल अलायंस एंड अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फार्मर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। भाई कोई इनिशिएटिव आया होगा 100 मिलियन फार्मर्स, तो फार्मर्स की बात हो रही है। या वर्ड क्या है, ओनली एनिमल हस्बेंड्री। तो ये इनिशिएटिव है, कुछ ब्रॉड शो कर रहा है। 100 मिलियन फार्मर्स मतलब आपको फार्मर्स हैं, जो 100 मिलियन फार्मर्स के हेल्प की बात हो रही है, या उनकी ग्रुपिंग की बात हो रही है, या फोकस है कि जनरली जो ऑब्जेक्टिव होता है वही उसका गोल होता है कि 100 मिलियन फार्मर्स को कुछ करना है। तो ये है, और ये अब मुझे बताएं, ये क्या, ये वाली चीज क्या इसके अंदर नहीं समा रही है?
तो अगर ए ऑप्शन ब्रॉड है तो बी तो अपने आप ए के अंदर आ गया है. सो इफ बी ऑप्शन इज करेक्ट इट मींस ए इज ऑल्सो करेक्ट. तो क्योंकि ए ही क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, फार्मर रेजिलियंस की बात कर रहा है, और ये चीज एक एस्पेक्ट है ए को अचीव करने का. तो ए अगर ब्रॉड है तो बी इज अ सब पार्ट ऑफ ए. तो अगर बी सही करते हैं, डिबेट आती है, तो ए भी तो सही है. तो बात ये हो जाती है कि ये ब्रॉड है और ये क्या बड़ा ही स्पेसिफिक है, और ब्रॉड चीज स्पेसिफिक चीजों को अपने आप अंदर समा लेती है. अब अगला देखिए, इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म fully integrated with the service providers and built on a blockchain that buyers and sellers, third parties trade fertilizer quickly and securely. भाई फर्टिलाइजर देना है ब्लॉकचेन का यूज करके. भाई ब्लॉकचेन में आती है प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी. फर्टिलाइजर देने हैं क्विकली एंड सिक्योरली. क्या करना है आपको फर्टिलाइजर देते हुए प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए? क्या है, काहे का ब्लॉकचेन यूज करना है इसमें? कोई 100 मिलियन फार्मर, पहली बात तो बताएं 100 मिलियन फार्मर हुए कितने? अगर हम 1 मिलियन के बाद 10 लाख हो गए, 10 लाख 1000 लाख, 10 करोड़ फार्मर्स को, 10 करोड़ फार्मर को फर्टिलाइजर देने हैं. और दोनों ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं ऊपर वाले ऑप्शन में कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक करना है, हमें क्या करना है, फर्टिलाइजर के अगेंस्ट जाना है, क्लाइमेट स्मार्ट करना है चीजें. यहां बात कर रहे हो फर्टिलाइजर की. तो पहले दो ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्टरी है व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट टू ऑप्शंस. तो कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है ना जो कुछ अच्छा काम कर रहा होता है. कौन कहता है कि भाई ये इनिशिएटिव लिया और इसे फर्टिलाइजर प्रमोट कर रहे हैं? गवर्नमेंट का गोल है कभी फर्टिलाइजर प्रमोट करना? कम करना हो सकता है. और क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे? कोई अच्छी चीज पूछी जाती है एग्जाम में. कोई भी अगर पेपर का क्वेश्चन उठा के देखें, जो पॉजिटिव चीज हो रही है, जिससे नुकसान हो रहा है, उसको सही कैसे करें वो पूछते हैं. कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं पूछते गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि नेगेटिव टोन में है. और ऐसा ये हो भी नहीं सकता है कि भाई क्यों फर्टिलाइजर में हम ब्लॉकचेन में प्राइवेसी लेके आए. ऐसा क्या हमें पड़ गया है? क्या ये गवर्नेंस के लिए पूछा गया होगा? ये तो कोई ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होगा जो फार्मर्स को ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड के लिए पूछा जा सकता है. क्यों पूछेंगे उनको अच्छे से फर्टिलाइजर देने के लिए? और दूसरा थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक. तो ये बड़ा स्पेसिफिक है, ये भी स्पेसिफिक है. ये स्पेसिफिक तो उस पहले के अंदर आ गया है. तो ए एंड बी में से बी इज अ पार्ट ऑफ ए, एंड जो हमारा सी ऑप्शन है, सी इज कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ ए एंड बी, एंड सी कांट बी द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट की हमारा फोकस क्या है, फर्टिलाइजर सही से दे. और हम पूछेंगे भी क्यों पेपर में फर्टिलाइजर वाला टॉपिक, हम पूछेंगे कुछ गवर्नमेंट ने अच्छा किया होता है. इट इज अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ इनकरेजिंग द फार्मर्स टू फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एग्री बिजनेस कंसोर्टियम्स, thus facilitating the access to global open markets to sell their produce. तो हम ये इसमें कह रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट एफपीओ बना रही है ताकि फार्मर अपना सामान बेच सकें. अब ये भी ऑप्शन हो सकता है. इतना पक्का पता लग गया है कि बी तो नहीं होगा. अगर बी होगा तो ए भी होना चाहिए, तो पंगा पड़ जाएगा फिर. तो बी तो नहीं होगा, सी नहीं हो सकता है. गवर्नमेंट ऐसा स्टेप अगर लेती है तो पेपर में क्यों पूछ रहे हैं भाई? 100 मिलियन फार्मर कुछ पॉजिटिव किया होगा गवर्नमेंट में, उसी पे पूछ रहे होंगे. अब अगर जाके देखेंगे पीवाईक्यूज, ऐसे क्वेश्चंस में जो गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप होता है इन पॉजिटिव लाइट, वो पूछा जाता है. या कोई ऐसा स्टेप लिया जाता है जो प्रोग्रेसिव हो, ना कि रिग्रेसिव हो. दूसरा, उसमें जो स्पेसिफिक ऑप्शन होते हैं वो गलत होते हैं. तो ये दोनों खत्म हो गए. अब डी क्या है? ए और डी में डाउट है. एफपीओ को गवर्नमेंट बनाती है तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट एफपीओ बना रही है तो क्या पता इसमें एफपीओ के लिए हो 100 मिलियन फार्मर्स को इकट्ठा करना हो. पर दोनों में से ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है? एफपीओ कम नैरो है या पहले वाला? तो पहले वाला तो बहुत ही ब्रॉड है, और ये क्या है? बड़ा स्पेसिफिक. इन दोनों पे से अगर मेरे को मारना हो, अगर मैं यूपीएससी के पिछले पीवाईक्यूज को ध्यान में रखूं, तो आई विल मार्क दिस ऑप्शन एज इनकरेक्ट, जो कि इसके चांसेस सही हो सकते हैं, पर मैं इसको गलत मारूंगा. और जो मेरा पहला ऑप्शन है दैट आई विल मार्क दैट करेक्ट. और मैं बता भी देता हूं मैं इसको सही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो बड़े ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होते हैं, जितना कोई चीज ब्रॉड होगी वो सही होती है. एग्जामिनर ऑप्शन क्या सेट करता है? उसे पता था कि ये आंसर है, उसे पता था ये आंसर है. अगर उसने एक ब्रॉड ऑप्शन सेट कर दिया, अब उसे क्या करना है? बहुत ही नैरो ऑब्जेक्टिव मेंशन करके उनको गलत करना है. क्योंकि उसने अगर उनमें भी ब्रॉड चीजें ऐड कर दी, फिर पहले
ए और बाकी में डाउट आ जाएगा। तो उसने एक ऑप्शन सेट कर दिया ए अगर ब्रॉड है, बाकी वो सेट करता है बड़े ही नैरो जाके। उसे पता होता है कि नैरो कर दिए वो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसका डिस्क्रिप्शन बेस्ट क्या होगा, पहला ही हो जाएगा। बाकी तो क्या बड़ा नैरो डिस्क्रिप्शन है, अगर दोनों ओवरलैप भी करते हैं तो आंसर क्या होगा, ये बेस्ट होगा। तो उसने पहले बताया क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात की, बाद में ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री की बात की। तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन तो नहीं है ये, इसका पार्टी बन गया है। तो पहले ब्रॉड ऑप्शन सेट करता है जो सही होता है, और कभी कई ऐसे मिशन के ऑब्जेक्टिव्स भी ब्रॉड ही होते हैं, कभी स्पेसिफिक होते भी नहीं हैं, और इसलिए एग्जामिनर स्पेसिफिक पॉइंट्स ऐड करके उनको गलत करता है, पहले ब्रॉड दे देता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम देखेंगे पहले कौन सा ऑब्जेक्टिव ब्रॉड है, कौन सा स्पेसिफिक है, कौन सा पॉजिटिव लाइट में, कौन सा नेगेटिव लाइट में है, और कौन सी ऐसी चीज है जहां पे ब्रॉडर सोसाइटी उस तरफ मूव कर रही है इन अ प्रोग्रेसिव सेंस। तो उन ऑप्शंस पे ऑप्शन निकलता है। आई विल शो यू ना अनदर क्वेश्चंस ऑन दैट पैटर्न। तो ये भी एक पैटर्न बन गया है, तो कीप दोस थिंग्स। अगला देखें, हाउ मैनी of the above are the distributed energy resources? इनमें से कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज हैं? नाउ टेल मी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको एक चीज कभी नहीं भूलनी है, वो क्या है, इटिमोलॉजी। आपको कुछ चीज नहीं भी आती है ना, वर्ड का डेरिवेशन करके देखें, कहां से आया है वर्ड, उसके पीछे उसका ओरिजिन क्या है। यहां एक वर्ड बोल देते हैं, वर्ड को एसोसिएट करके देखें। हमने किया था ना स्टीरॉइड या पैरा, जो सिटॉइड था, वर्ड एसोसिएशन करें, मिलता जुलता। जैसे होता है ग्रीन वॉशिंग, एक होता है ब्रेन वॉशिंग। पेपर में आया था व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग। भाई ग्रीन वॉशिंग से करें, वर्ड क्या आता है उसका एसोसिएटेड, ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग मतलब जब इंसान के ब्रेन को वॉश किया जाए, तो मतलब धोखा दिया जाए। वैसे ग्रीन वॉशिंग क्या होगा, जब ग्रीन के नाम पे धोखा दिया जाए। तो जब कंपनीज चीजों को ग्रीन बता के झूठ बोलती हैं, होती वो ग्रीन नहीं है, वो हो गया ग्रीन वॉशिंग। तो ऐसे वर्ड को एसोसिएट करना सीखें। एंड वन मोर थिंग, हमने अभी देखा था उससे पहले भी, ग्रास होपर एंड फ्रॉग होपर, वो भी वर्ड एसोसिएशन है। इस पे बिलीव करें और ट्रस्ट करें। और वैसे एक वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। अब वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज काट दो, ये तो पता है ये सारे रिसोर्सेज ही हैं। इनमें किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है? भाई डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी का मतलब है, जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, कहां पर पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। जब कहने का मतलब क्या है, पावर इज डिवाइड की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज क्या है कि जहां पे तुम पावर को डिसेंट्रलाइज कर पाओ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। तो कौन कौन से ये रिसोर्सेज हैं जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हैं, जो किसी कॉमन कमांड पे, सेंट्रल कमांड पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको समझा कि वो रिसोर्सेज जो किसी सेंट्रल कमांड पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड। ये मान लो आपके थर्मल पावर प्लांट से आती है, वहां से सेंट्रलाइज्ड है। इसके उल्टे वाले देखने हैं। तो आपने बैटरी में पावर स्टोरेज की, तो क्या वो किसी पे डिपेंड है? आपने बैटरी को स्टोर किया, आप कहीं पे भी ले जाए, वो किसी भी सिस्टम पे डिपेंड नहीं है। तो इट इज डिसेंट्रलाइज्ड ओनली, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बायोमास जनरेटर्स, बायोमास से बनने वाले जनरेटर, ये क्या है, बायोमास डाला, ये अपने आप में क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। फ्यूल सेल्स आर डिसेंट्रलाइज्ड, आपने सेल डाला, बैटरी डाली, बैटरीज आर डिसेंट्रलाइज्ड। रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स जो आपके छत पे लगे हैं, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। छत पे आएगी आपकी जो सोलर रेडिएशन, उससे क्या बनेगी, सोलर एनर्जी। तो ये भी सेंट्रलाइज है, रूफटॉप है, ना कि किसी और सेंट्रलाइज कमांड से आ रहे हैं। तो और 4 आर गोइंग टू बी द आंसर्स। तो हमने ऐसे वर्ड एसोसिएशन से करने की कोशिश की। आपको नहीं भी आता, हिम्मत नहीं हारनी है, वी विल यूज ऑल द टूल किट्स दैट वी हैव। तो दीज आर द वन पैटर्न्स की वर्ड एसोसिएशन, एटिमोलॉजी, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जो 27 के बाद है, द क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें तो देखें, अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज बताऊंगा मैं कि भाई यूपीएससी ना ये बोलते रहते हैं कि भाई यूपीएससी ने अपने पीवाईक्यूज को रेफर नहीं करती है। अब इसके ना इनफैक्ट सी सेट में इन द ईयर 2021, हाँ इन द ईयर 2021 देयर वाज अ क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन ऑन फिग ट्रीज। फिग्स पे क्वेश्चन था, उसमें यही शो किया गया था कि एक फिग ट्रीज हैं, उनके लिए एक यूनिक टाइप ऑफ क्या है, पॉलिनेटर है, वो फिग्स होते हैं। और यही पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट
that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree. Which one of the following show the unique relationship? तो वो रिलेशनशिप कौन सा है? तो ये फिग्स होते हैं, फिग ट्री होता है, ये ट्री उन पे डिपेंड है और जो जो इंसेक्ट है वो उसके साथ को-इवॉल्व होता है। तो ये ट्री की डिपेंडेंस ऑन इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए ऑन अ सिंगल इंसेक्ट, ये यूपीएससी 2021 के कॉम्प्रीहेंशन सी सेट में क्वेश्चन आया था। और ये आप अपने न्यूज में सॉरी ये आप अपने बेसिक सोर्सेज में भी पढ़ते हैं। अगर नहीं भी पढ़ते हैं यहाँ पे तो आपने पढ़ ही लिया है। तो जब सी सेट पढ़े तो वहां पे भी थोड़ी अपने आंखें खोल के देखते रहें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो सी सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। मतलब वो सी सेट के क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन रैंडम नहीं पूछ रहा है, उसमें भी थोड़ा जीएस का एंगल है। अगर आप देखें तो आया समझ में। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज। कंसीडर, अगर आप मेरे से पूछो कि ये क्वेश्चन क्या डुएबल था, बिल्कुल डुएबल था। नॉलेज के बेस पे भी सी सेट में आया तो बात अलग है। जिसने मान लो जिस बच्चे ने ये पेपर सी सेट पहले दिया होगा, पेपर उसका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट होगा मान लो, उसको तो बेनिफिट हो जाएगा बिकॉज उसने आइडिया लिया होगा उस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ के, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में आ ही रहा था फिग ट्री, तो वहां से तो आइडिया मिल ही जाता है। सो आंसर इज ए। तो ये डुएबल था नॉलेज के बेस पे भी, आप पढ़ते हैं बेसिक सोर्सेज में भी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हम थोड़ा 2 सेशन में पहले में स्लो है ताकि आपकी स्पीड मेरे साथ मैच कर जाए, सो बाद में दिक्कत ना आए। तो लेट्स बी लिटिल स्लो फॉर फर्स्ट 2 लेक्चर्स। हाउ मैनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम? बटरफ्लाइज, फिश एंड फ्रॉग्स। ये चीज PYQ है, पहले बहुत बार पूछा चुका है, पहले ही पूछा हुआ है कि ये कौन कौन सी स्पीशीज पॉइजनस है। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, एग्जामिनर को अगर ये प्रूव करना है कि बटरफ्लाई की कितनी ही क्या होंगी, सब स्पीशीज होंगी, फिश की कितनी स्पीशीज होंगी, फ्रॉग की कितनी स्पीशीज होंगी, एग्जामिनर को अगर ये प्रूव करना है कि इनमें से कोई भी पॉइजनस नहीं है, तो एग्जामिनर को सारी स्पीशीज निकालनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये देखें वो इतनी स्पीशीज लिखी कहां होती हैं? ब्राजील में भी स्पीशी होगी, इंडिया में भी स्पीशी है। ब्राजील की स्पीशी को एग्जामिनर कहां से पहले ढूंढे फिर देखे? तो अगर इन स्पीशीज में कोई भी पॉइजनस नहीं है ये प्रूव करना हो तो एग्जामिनर नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब अगर वो ये बोलता होगा कि इन स्पीशी में तो कोई भी पॉइजनस नहीं है, तो वो ये उसके लिए पॉसिबल है ही नहीं है ये क्वेश्चन सेट करना। तो उसने क्यों सेट किया है फिर? अगर वो 100% उसे गलत नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या है? उसे पता होगा कि कुछ स्पीशीज के पॉइजनस हैं, तो उसने कैसे सेट कर दी कि किन किन में से पॉइजनस स्पीशीज हैं, तो वो सभी में होंगी पॉसिबल। तो आंसर विल बी ऑल 3। ये पहले बता के हटा हूं मैं लॉजिक, कि जब एग्जामिनर को देखना होता है कि इसको उल्टा करके देख लें कि हाउ मैनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम, उल्टा कर दें कि इन तीनों में से किसी के पास भी पॉइजनस स्पीशी नहीं है, वो तो गलत हो जाएगा। तो उल्टा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डू दैट एक्सरसाइज, इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। और आप ये भी देख रहे हैं जब 3 चीजें होती हैं ऑल 3 होने के चांसेस ज्यादा हैं, जब ऐसी 5 होती हैं तो ऑल 5 नहीं करता है, ऑल 5 में वो गेम खेलता है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, पर मैं कह रहा हूं कि अगर 3 हैं तो तीनों सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, 5 हैं तो 5 के सही होने के चांसेस कम है। दिस इज ऑल्सो वी आर काइंड ऑफ अ डिकोडिंग फ्रॉम द यूपीएससीज माइंडसेट। पहले भी आया था ऑल 3 आर करेक्ट, 5 में ये बड़ी कम पॉसिबिलिटी है। पहले भी आया था 5 नहीं थी, आगे दिखाऊंगा 5 नहीं होंगी। तो 3 के होने के चांसेस ज्यादा है, 5 के होने के चांसेस क्या है? कम है। अब ये देखें, कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? कौन कौन सी चीजें इंडिया में ही थी, बाहर से नहीं आई, नेटिव है इंडिया की? ये तो पहले पेपर में आया हुआ PYQ में। रेड सैंडर्स, जो हमें पता है कि जो ये मूवी भी बनी थी, तो ये तो इंडिया में नेटिव ही है। ये तो पता ना आपको, रेड सैंडर्स ये तो इंडिया में नेटिव है। पहले इस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आया हुआ है कि इट इज नेटिव टू इंडिया, इंडिया के सदर्न स्टेट्स में मिलता है ये। अब पहला आता है पपाया एंड कैश्यू। भाई आपको ये तो मतलब कैश्यू कौन लेके आए थे, पपाया कौन लेके आया था? जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना कि कौन कौन सी चीजें पोर्तुगीज लेके आए थे, कौन कौन सी लेके आए थे, फ्रेंच, डच, तो दीज 2 आर वी स्टडी इन पोर्तुगीज। हाँ पपाया, ये कैश्यू तो पता आपको पोर्तुगीज लेके आए थे, कोकोआ। पपाया नहीं पता हो सकता, पर ये लेके पोर्तुगीज आए थे। ये अगर ध्यान से पढ़ा होता तो पता होता, पर आपको ये तो पता लग गया ना कि ये तो नहीं है इंडिया का नेटिव, ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा? या ओनली 2 या ओनली 1। तो ये तो गया ओनली 2 या ओनली 1। इनमें से अगर 2 पता है तो मार्क करके आओगे। तो आप मार्क करते, या तो A करते या B करते, आपकी नॉलेज के बेसिस पे, पर करना पक्का था ये।
पर इसका आंसर क्या है? ओनली वन, बिकॉज बोथ कैश्यू एंड पपाया वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्तुगीज, दीज आर नॉट नेटिव टू इंडिया। एंड वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कभी 50-50 पे पहुंच जाएं, हिम्मत ना हारें। 50-50 पे पहुंचना भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और अगर 50-50 पे पहुंच गए एक बार तो मार्क करके ही आना है, छोड़ के नहीं आना। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, हाफ इज द चांस दैट इट विल गेट राइट एंड हाफ चांसेस आर इट विल गेट रॉन्ग। तो आपको ये 50-50 वाला तो गेम खेलना ही पड़ेगा, ये तो आप रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, आपको एक लिमिट के या 3 ऑप्शन बचे हैं, फिर ना रिस्क लें, वो डिपेंडिंग, अगर आपकी गेम वैसे ही बहुत खराब हो गई है, पेपर में आता ही कुछ नहीं है, फिर तो ले लें। पर अगर डिसेंट पेपर कर रहे हैं, डो नॉट टेक रिस्क 3 वाले पे, 2 वाले पे तो पक्का लें, अपने पर टूल किट को यूज करके ब्लाइंडली ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। अब देखें 31 में क्या है। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रेडियो आइसोटोप thermoelectric generators RTGs, consider the following statements। पहला है, RTGs are miniature fission reactors। RTGs are used for powering the onboard systems of spacecrafts। RTGs can use plutonium-238 which is a byproduct of weapons development। अब इनमें क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। अब मुझे एक चीज बताएं, आप कभी अपने फंडामेंटल्स ना भूलें। मुझे एक चीज बताएं, व्हाट इज अ रेडियो आइसोटोप? क्या हमारा ये प्लूटोनियम रेडियो आइसोटोप है भाई? ये आइसोटोप्स ही हैं, और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, तो क्या बन गए? रेडियो आइसोटोप। ये वर्ड लिखा है ना, प्लूटोनियम 238, मतलब ये आइसोटोप होगा तभी क्या लिखा है 238, नहीं तो नहीं लिखते इसको। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम होता है, वो आइसोटोप होते हैं। तो 238 लिखा है, ये प्लूटोनियम है, ये आइसोटोप है, और ये रेडियो एक्टिव है, ये तो आपको पता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं इनको। तो अगर ये रेडियो आइसोटोप है तो आरटीजीज कैन यूज प्लूटोनियम, और आता कहां पे? वेपन डेवलपमेंट में यूज होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्टर में यूज होता है तो इसको इनरिच करके वेपन में भी यूज कर सकते हैं, ये तो सही हो गया है। आरटीजीज आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट में यूज करना है इसको पावर। तो ये है ही क्या? थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ये जनरेटर्स हैं, तो क्यों ना यूज कर पाएंगे स्पेसक्राफ्ट में? कौन रोक रहा है आपको भाई? अगर जनरेटर्स है, धरती पे यूज करें, स्पेस में यूज करें, जहां मर्जी यूज करें उसको, ऐसी क्या दिक्कत है उसमें? ये भी सही हो गया है। तो ये तो पता लग गया 2 और 3 करेक्ट। अगला है, आरटीजीज आर मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर्स। वर्ड क्या? आरटीजीज आर मिनिएचर, ऑफ कोर्स मिनिएचर। अगर मिनिएचर हम इसको भी डाउट कर लेते हैं, मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर, रिएक्टर तो है ही लिखा हुआ है, मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर्स। भाई अगर इसको आप स्पेसक्राफ्ट में यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये मिनिएचर ही होंगे, मैसिव तोड़ना होंगे। ऊपर वर्ड क्या है? जनरेटर आर आल्सो मिनिएचर। ऐसा तो ना कि बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया आपने, छोटे छोटे जनरेटर्स हैं। अब बात है रेडियो आइसोटोप। अगर ये वर्ड क्या? रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इट मींस दे आर यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो आइसोटोप। और रेडियो आइसोटोप की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे आर अनस्टेबल, और ये अपने आप टूट जाते हैं। तो जो हमारी फ्यूजन होती है वहां पे हम नेचुरल डिके ऑफ रेडियो आइसोटोप नहीं करते हैं, वहां पे हम उनको बम्बार्ड किया जाता है, मतलब वो नेचुरल डिके से नहीं चलते हैं। अगर फ्यूजन होते तो नाम रेडियो आइसोटोप क्यों होता? इनका नाम होता न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स, मिनिएचर रिएक्टर्स। तो मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर नाम रख देते ना, तो क्यों रखा है रेडियो आइसोटोप? क्योंकि वो रेडियो आइसोटोप की प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, तब इसका नाम रेडियो आइसोटोप पे रखा गया है। इट मींस रेडियो आइसोटोप की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मतलब फ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं यूज हो रही है, तो इट विल बी इनकरेक्ट। तो आंसर विल बी 2 और 3, आंसर इज बी। तभी नाम रखा है ना भाई, नामकरण का कोई होता है ना रीजन। हर पेरेंट भी अपने बच्चे का नाम रखता है, कोई लॉजिक पे रखता है ना। आजकल तो रखते बहुत लॉजिक पे हैं, पहले तो नहीं रखते थे, पर मन तो होता है लॉजिकल रखा जाए। कोविड के टाइम पे बहुत बच्चों का नाम कोविड के जो वेरिएंट था उसके नाम पे रखा गया। तो बंदा, जब कल को कोई बंदा सोचेगा इनका नाम क्यों रखा, सोचा होगा ना कि ऐसा अगर कोई है वायरस तो पक्का वहां वायरस की प्रॉब्लम चल रही होगी। तो कहने का मतलब इनका भी नाम इसलिए रखा है ना कि रेडियो आइसोटोप की प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, तो क्या पाप था फ्यूजन नाम रखने पे? तो ऑलवेज बी दैट लॉजिकल। तो आंसर विल बी 2 और 3। नाउ लेट्स गो एंड सी द क्वेश्चन नंबर 32। अब देखें 32। नहीं पता हमें भाई क्या स्टार कैसे होते हैं। स्टेटमेंट पहली क्या है? गाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। जायंट स्टार्स, जो बड़े स्टार्स होते हैं, आर लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स, गाइंट स्टार्स एंड जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। सो छोटे स्टार्स एंड ड्वार्फ हैं वो बड़े स्टार के कंपेयर में लॉन्गर है।
कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स, जो बड़े स्टार्स हैं, हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब मुझे एक चीज बताएं, कंपेयर कर रहे हैं ना, दिस को इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। बताया था ना, जब कंपेयर करते हैं चांसेस हैं उस कंपैरिजन में गलत होने के, चीजों को रिवर्स किया हो सकता है। दिमाग में हमारी ये चीज खनकी। अब देखते हैं, अब कोई चीज ड्वार्फ है और एक चीज बहुत बड़ी है, लॉ ऑफ नेचर क्या बोलता है? छोटी चीज लंबी एग्जिस्ट करती है, बड़ी चीज। अगर लॉ ऑफ नेचर वैसे देखें लाइफ में, ड्वार्फ मतलब जो छोटी चीज है, वो जो बड़ी चीज है। कौन से स्टार्स ज्यादा देर तक जिएंगे, रहेंगे? ऑफ कोर्स बड़े तो टूट जाएंगे ना यार, तभी तो वो छोटे में टूटते हैं, और ये लंबे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार बड़ा ही छोटा है तो उसको चलने से कौन रोक सकता है? बड़े की लाइफ होती है ना कि स्टार बड़े होते हैं फिर छोटे जाते हैं, तो बड़ा छोटा स्टार अगर छोटे में जाना है तो छोटा स्टार लंबा रहेगा कि बड़ा लंबा रहेगा? लाइफ साइकिल क्या होता है? बड़े से छोटे जाने की तरफ लाइफ साइकिल है। तो बड़ी चीज तो लंबी टिकती नहीं है, तो ये तो कैसे बड़े टिक जाएंगे? और अगर कुछ स्टार छोटे हैं और जो बड़े स्टार हैं उनमें क्या होंगी? ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे। अगर कुछ स्टार बड़ा है भाई, उसको बड़ा रखा किसने है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस ने। उसको एनर्जी कहां से आएगी? वो जो ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही होंगी। तो ये क्या हो गया आंसर? करेक्ट। अगर ये करेक्ट है और वो क्या इनकरेक्ट है, तो 1 इज इनकरेक्ट मींस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, आंसर इज डी। अब ये सोच लें बस कि ड्वार्फ स्टार खत्म भाई, चीज साइकिल जाता है बड़े से छोटे की तरफ, तो ये तो भाई अनस्टेबल है ना, इसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, पर है ये अनस्टेबल, जाएगा कहां ये? छोटे की तरफ। दिस वाज द लॉजिक दैट यू कैन अप्लाई। बड़ा लॉजिकल भी है, इसमें गलत क्या है? अगला देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डिलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेस ब्लड फ्लो। अब आप एक चीज समझ रहे होंगे, पेपर में मान लो कोई डॉक्टर है भाई, आपको लगता है डॉक्टर को आता होगा ये क्वेश्चन, कभी भी इस भ्याम में ना जाए। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के, वो इंजीनियर्स को भी नहीं आते होते हैं, सी सैट भी इंजीनियर्स का नहीं होता है। तो ऐसे घबराए नहीं कि भाई ये क्वेश्चन आ गया डॉक्टर को एक्स्ट्रा एज हो जाएगी, उनको भी नहीं आ रहा होता है। क्योंकि आपको पता है हमारे इंजीनियर्स और तो डॉक्टर्स को तो नहीं बोलते हैं, पर इंजीनियर को पता है कि कोई फर्स्ट प्रिंसिपल्स तो नहीं आते हैं, रट्टाफिकेशन से डिग्री निकलती है, तो नेवर गेट्स डिसहार्टेंड कि मैं आर्ट्स का हूं, उनको फायदा हो गया। किसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि आर्ट्स वाले उन चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो इग्नोर कर देते हैं कौन? जो साइंस सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं। अब ये वर्ड है विच ऑफ फॉलोइंग, भाई जो ब्लड वेसल को डायलेट्स करके ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, कहां से पता करेंगे? नहीं पता भाई, पर एक चीज देख लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये पढ़ते होते हैं स्कूल में, इट इज कॉल्ड लाफिंग गैस। लाफिंग गैस है भाई, इसमें तो क्या ही यूज है इसका? अगर लाफिंग गैस है तो ये तो बच गया, चलो ये तो निकल गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ पोल्यूटेंट, ये पढ़ते हैं, दिस इज अ पोल्यूटेंट। क्या क्यों ही बॉडी में डालेंगे पोल्यूटेंट को? पोल्यूटेंट से बचते हैं हम, पोल्यूटेंट को क्यों बॉडी में डालेंगे? नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड, अगर आपने कभी स्पेस पढ़ा हो, अब कोई भी मैगजीन पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स वाली, वहां लिखा होता है कि दिस इज यूज एज अ स्पेस फ्यूल। ये अगर आपने उस साल पढ़ी होती है, इस साल भी पढ़ेंगे, जाके देख लेना, नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड लिखा होता है कि इट इज यूज एज अ फ्यूल। तो फ्यूल है भाई, ये बॉडी में डाल के क्या करना है? तो कहां पहुंच गए हम? आंसर नहीं पता था हमें, नाइट्रिक ऑक्साइड, पर ये पता था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ पोल्यूटेंट, ये पता था नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड इज अ स्पेस। अब ये तो पता होना चाहिए सर, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये चीज। जब आप स्पेस पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं स्टेज 1 रिएक्टर, स्टेज 2 रिएक्टर, स्टेज 3 रिएक्टर, होता है क्रायोजेनिक रिएक्टर्स, तो वो चीजें वहां पढ़ते हैं आप। तो ये इतने तो फैक्ट निकाले ना, डरे नहीं कि हमें नहीं पता है। पहले देखिए 3 नहीं पता है, तो 3 तो गलत है, बचा क्या? ए, तो ए आंसर हो गया, हमें नहीं पता ए कैसे काम करता है, बट वी नो ऑल द 3 आर इनकरेक्ट। तो सारी टूल किट यूज करनी है कि हमें जहां जहां से इंफॉर्मेशन उठा के डाल पाए, हमें ट्राई करना है। तो आंसर इज ए। 34, consider the following statement activities: identification of narcotics on passengers at airports or in aircraft, monitoring of precipitation, tracking the migration of animals. In how many of the above activities can the radars be used? Can the radars be used? अब मुझे एक चीज बताओ भाई, पहले हम देखते हैं रडार कैसे काम करती हैं। अगर हमें इसका फिलॉसफी पता लग गया तो तीनों पे अप्लाई कर देंगे, उसके काम कैसे करती है देख लेंगे, करती है कि नहीं करती है। तो रडार का काम क्या होता है? मूवमेंट को डिटेक्ट करना। कोई चीज ए से बी गई,
जैसे होता है ना कि हमने रडार से एयरक्राफ्ट चेक करते हैं कि कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा है एनिमी का, उसकी मूवमेंट को चेक करते हैं, रडार से चेक करते हैं कोई बंदा तो नहीं इंडिया के बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेट कर रहा। तो रडार का काम होता है मूवमेंट ऑफ किसी भी चीज की हम डिटेक्ट कर पाए। वो चीज क्या है ये चेक करना थोड़ा मुश्किल है। तो मूवमेंट ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, वो कुछ भी हो सकता है, इंसान, एयरक्राफ्ट, एनिमल, कुछ भी हो, वो कर लेंगे हम। पर वो एनिमल है कौन सा पर्टिकुलर? लेट्स सपोज हमें टाइगर को क्या करना है, उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करना है, तो यू कैन डू दैट बाय रडार। बट प्रॉब्लम इज दिस कि टाइगर और डियर में से कैसे कर पाएंगे, कौन है? तो वो थोड़ा सा रडार में मुश्किल हो जाता है चीजें। तो ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, हाँ ट्रैक तो करता है रडार। क्या दिक्कत है ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, कौन सा एनिमल कहां जा रहा है हम देख लेंगे। मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, हाँ भाई बिल्कुल नहीं है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? रेन वाटर की बात यह है, उसको हम क्या करेंगे, रडार से मेजर कर सकते हैं, और रडार यूज भी करते हैं हम। यूज करने के लिए भाई क्या प्रेसिपिटेशन है, क्या हो सकता है, ये दोनों तो सही हो गए। तीसरा देखें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स, ये कह रहे हैं नारकोटिक्स कौन सा है। वन वर्ड इज डिटेक्शन ऑफ नारकोटिक्स। एक होता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफाई करो कौन सा ड्रग नारकोटिक्स है ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स। ये नहीं कर पाएंगे। रडार का मेन काम होता है मूवमेंट, या कोई चीज का मूवमेंट, मोशन को डिटेक्ट करना। वो चीज क्या है उसमें रडार ज्यादा यूज नहीं होती है, उसमें इफेक्टिव रडार्स नहीं होती हैं। वहां पे हम यूज करते हैं एक्सरे मशीन। भाई एयरपोर्ट में जाएंगे, कभी देखा रडार लगी हो? एक्सरे से चेक करते हैं, मेटल डिटेक्टर से ही चेक कर लेते हैं। और एयरपोर्ट पे आप खुद दिमाग लगाए ना कि हम कभी रडार देखी नहीं है, मेनली क्या देखते हैं, एक्सरे का मतलब क्या रडार यूज नहीं करते होंगे? अगर करते होते तो फिर क्यों लगाइए एक्सरे, बेस्ट क्या था, रडार लगाओ काम खत्म, सबको पता लग जाएगा आपको। भाई एक्सरे मशीन लगी होती है, मेट्रो में जाते हैं, दिल्ली मेट्रो में। कहने का मतलब आइडेंटिफिकेशन नारकोटिक्स का रडार से पॉसिबल नहीं है, वो एक्सरे से पॉसिबल है। तो ये तो हो गया गलत, तो आंसर विल बी ओनली 2। तो रडार करती कैसे काम है, रेडियो वेव से, रेडियो वेव्स भेज के फिर उसको वापस लेती है। उस वेव्स की जो होती है डिटेक्शन या सेंडिंग ऑफ वेव से पता लगता है मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वो कुछ भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम ये देख रहे हैं इसमें लॉजिक नहीं भूलने हैं आपको। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। अब इसमें पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। 5th जनरेशन, हिम्मत आप हार सकते हैं। अब याद करें इंडिया पाकिस्तान की जब कभी भी फाइट होती है तो बात करते हैं उनके पास F-16 है, हमारे पास क्या है, मिग है, हमारे पास क्या, रफाल है। यही होते हैं ना बातें। अब लॉजिक बताएं मुझे, F-16 और मिग 29, ये तेजस तो हमने बनाया भाई। और आपको अगर ये पता हो, रफाल पढ़ते हैं ना साइंस में, ये आपने पढ़ा होगा भाई, रफाल बहुत हम फ्रांस से लेते हैं। इस रफाल के बारे में आप 5-6 पॉइंट तो पढ़ते होते हैं, बड़े जरूरी भी हैं वो पढ़ने। रफाल भाई हमने फ्रांस से लिया, बार बार कहते हैं कि हमने रफाल फ्रांस से ले रहे हैं, तो पढ़ते हैं कि फाइट जो हमारा भी जो एयरक्राफ्ट फाइटर है, फाइटर एयरक्राफ्ट, ये कौन सी जनरेशन का है रफाल, पढ़ते हैं ना। इसकी स्पीड कितनी है, सब पढ़ते हैं 4-5 फीचर। ये 4.5 जनरेशन का है रफाल। अगर रफाल ही 4.5 का है, F-16 और मिग तो उसके नीचे है, इंफीरियर है रफाल से, तो ये कैसे आ जाएंगे भाई मिग और ये तेजस हमने बनाया है, तेजस हम बना रहे हैं, रफाल तो हमने लिया है, जो बनाया होगा वो उससे नीचे ही होगा तभी लिया होगा। तो ये तो होगा नहीं 4.5 से नीचे होगा, ये भी 4.5 से नीचे है, खुद ही क्या ये 4.5 से नीचे है। 5th जनरेशन तो कोई है ही नहीं है, डी। इतना पता होता ना रफाल 4.5 है, और बाकी पता होता रफाल क्या बहुत सुपीरियर है बाकियों से, आंसर आ गया था आपके पास। दिस इज द वे टू डू दोस PYQs। तो कभी भी नॉलेज के बेसिस पे नहीं, द नॉलेज दैट यू हैव एक्वायर्ड, हाउ यू कैन अप्लाई दैट नॉलेज एंड द एक्सट्रापोलेशन ऑफ दैट नॉलेज इज गोइंग टू हेल्प यू। दिस इज द होल थिंग दैट वी आर डूइंग इन दिस DUM series, decoding UPSC mindset. This DUM series is important so that you can get an extra of 20-25 marks, ताकि आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ जो आप अगर अभी 70-80 में लटके हुए हैं, this series will help you in clearing that aspect. Thank you so much. We'll see you soon in the next session tomorrow. But ये एक्सरसाइज आप साथ में करते रहें। कोई डाउट है कमेंट में मेंशन करें पूरी वीडियो देखने के बाद, so that we can develop a algorithm, वो माइंडसेट जो हमारी कोई गलती ना हो। Thank you so much. We'll see you soon in the next session.